पे क्लिनिकल स्किल्स डेवलपमेंट में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम रोमाटाइड आर्थराइटिस भी कहते हैं स्पाइन का। इसमें जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से एट दी एंड बम्बो स्पाइन बन जाती हैं। इसमें अगर हम देखें स्पाइन के अलावा एसआई जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। और रोमाटाइड आर्थराइटिस ये है तो इसमें हम HLA-B27 टेस्ट भी करवा रहे होते हैं, जो कि मोस्टली पॉजिटिव मिलता है। उसमें हमने डिस्कस किया था उसकी फ़िज़िकल एवेलुएशन के कौन कौन सी चीज़ें हमें लिमिटेड मिलेंगी, कौन कौन से फ़िज़िकल टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं और उनको फिर हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे अपने रिजल्ट्स को। आज हम देख लेते हैं इसका फर्दर डेमोग्राफिक क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके, एमएस के रिलेटेड या फिर सिस्टेमिक, और इसको हम बाकी कंडीशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसका डीडी क्या होगा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम बेट्रियोस डिजीज़ भी कहते हैं, बेट्रियोस सिंड्रोम भी कहा जाता है, मैरी स्ट्रम्बल डिजीज़ या फिर रोमाटाइड स्पॉन्डिलाइटिस, जस्ट स्पॉन्डिलाइटिस या फिर स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, ये सारे नाम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ASP कहते हैं। अगर इसमें हम बाकी चीज़ें देखें, जैसे कि डेमोग्राफिक की बात आ जाती है, तो ये 20 to 40 ईयर्स एज में मोस्टली हो रही होती है। मेल जो पेशेंट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं इस कंडीशन में एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल और फीमेल की जो रेशियो में मिलती है 10:1 है, मतलब 10 टाइम्स मोर प्रोन होती है मेल्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। सिस्टेमिक सिम्टम्स जो हमें मिल रहे होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फैटीग है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, स्लाइट फीवर और वेट लॉस भी मिल सकता है। एम्स के रिलेटेड रेंज ऑफ मोशन उसकी डिक्रीज होगी, जॉइंट प्ले डिक्रीज होगा, इंटरमिटेंट बैक पेन होगा पेशेंट को, हिप पेन भी हो सकता है, हिप जॉइंट में स्टिफनेस मिल सकती है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी इसमें पॉजिटिव होती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर रेडियोग्राफ्स में हम जो सजेशन करते हैं ताकि हम अपनी फाइंडिंग्स को रूल आउट कर सकें, उनको जो है एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना सकें, ताकि डायग्नोसिस के बेस में हम ट्रीटमेंट दे सकें। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम पेशेंट को मोस्टली एक्सरे ही रिकमेंड कर रहे होते हैं, स्पाइन और पेल्विस का एक्सरे, क्योंकि ये स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, वर्टिब्रा सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जॉइंट फ्यूज़ कर रहे होती हैं। और अगर इनिशियल केसेस में है, अभी फ्यूजन नहीं हुई वर्टिब्रास की, तो उसमें हम MRI भी सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। रेडियोग्राफ्स के अलावा जो लैब्स इसमें कराई जाती हैं, क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ही है, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ही है, तो इसमें जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है उसमें हमें काफ़ी सारी चेंजेस मिलेंगे, जैसे WBC रेस्ट इंक्रीज होगा, ये सारा रेस्ट मिलेगा, और HLA-B27 एंटीजन ये भी हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है इस केस में, जो कि इसका स्पेसिफिक टेस्ट है। मेडिकेशन जो दी जाती हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन ही है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनसेट्स दिए जाते हैं, TNF इनहिबिटर्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और बायोलॉजिक मेडिकेशंस। इंटरवेंशंस इसके अलावा जो फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन है उसमें हम पेशेंट को जेंटल रेंज ऑफ मोशंस कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करवा रही होती हैं, जॉइंट प्रोटेक्शन की एजुकेशन देते हैं, पोस्टरल ट्रेनिंग पेशेंट की करते हैं, और रिकमेंड करते हैं कि वो वार्म शावर्स ले या फिर हीट यूज़ करे ताकि मोबिलिटी उसकी इन्हांस हो सके। कंट्राइंडिकेशन तो इसमें है थ्रस्ट जॉइंट मैनिपुलेशन, ये हमने नहीं देनी होती, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो स्प्रेड कर सकती है, मतलब एक्यूट से क्रोनिक में जा सकते हैं या मोर सीवियर फॉर्म में चेंज हो सकती है थ्रस्ट मैनिपुलेशन पे। फंक्शनल गोल्स जो हमारे होते हैं इसमें अटेन इंडिपेंडेंस विद होम एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ अचीव, या फिर डिक्रीज इसमें आ जाता है डिक्रीज्ड पेन इंटेंसिटी इन दी बैक पेन, वो जो लो बैक पेन हो रहा होता है वो भी हमारा एम होता है उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए और पेशेंट को जितना पॉसिबल हो सके ADLs और IADLs में इंडिपेंडेंट किया जाए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि हमने डिफरेंट फिजिकल टेस्ट पढ़े थे, मॉडिफाइड स्कॉबर टेस्ट है, फिंगर टू फ्लोर टेस्ट है, ये सारे हमें पॉजिटिव मिलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। लेकिन यही सारे टेस्ट हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा अगर सिंपल मायोस्पैज्म है, बैक मसल का स्पैज्म है, तो उसमें भी हमें पॉजिटिव मिल रहे होंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इधर ये AS है या फिर मायोस्पैज्म है। तो इसके लिए आंसर हम देख लेते हैं। AS का जो पेशेंट है उसके जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वो SI जॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व होता है और फिर उसकी स्पाइन इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा पेशेंट का अगर हम देखें तो हमें इन्फ्लेमेशन साइंस मिल रहे होंगे, रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस, लेकिन जो सिंपल मायोस्पैज्म है उसमें ऐसा नहीं होगा, ना तो स्टार्ट में SIJ की इन्वॉल्वमेंट होगी और ना ही इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे। थर्ड चीज़ जो हमें ES में मिल रही होती है कि उनमें हमें एंड फील्स हार्ड मिल रही होती हैं, मतलब सारी डायरेक्शन में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग सब में हमें हार्ड एंड फील मिलेगी बिकॉज ऑफ बैम्बो स्पाइन डेवलपमेंट। फोर्थ चीज़ इसमें हम देखते हैं कि मेट जो मसल एनर्जी टेक्निक होती है इसका हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलता रेंज ऑफ मोशन में, रेंज ऑफ मोशन वही रहेगी, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा AS के पेशेंट्स में। लेकिन मेट अगर तो मायोस्पैज्म के साथ पेशेंट आया है और हमने उसको मेट करवाई हैं तो उसमें हमें रेंज ऑफ मोशन जो है वो इम्प्रूव्ड मिलती है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम देखते हैं पैसिव एसेसरी इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स, जिसे हम मैटलैंड मैनिपुलेशन भी कहते हैं, या फिर स्पाइनल जॉइंट प्ले टेक्निक्स विल आल्सो शो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लेकिन मायोस्पैज्म में ऐसा नहीं होगा। रेडियोग्राफ्स एंड लैब टेस्ट आर आल्सो गुड इंडिकेटर ऑफ AS।
तो जो जो चीज़ें हमें एएस में मिल रही होती है उसमें आ जाती है कि एसआई जॉइंट के स्टार्ट में इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्फ्लेमेशन के साइंस मिल रहे होंगे, हार्ड एंड फील होगी हर डायरेक्शन में। नेक्स्ट मेट में मेट मसल एनर्जी टेक्निक का हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा रेंज ऑफ मोशन पे। लास्ट पे जो पैसिव एसेसरी इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट है या फिर जॉइंट प्ले है, तो इनमें भी हमें लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मिल रही होंगी। और बेस्ट वन क्या है कि हमें रेडियोग्राफ्स और लैब्स भी सजेस्ट करेंगी एएस को, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मायोस्पैज में नहीं मिल रही होती।